आज मैं फिजिक्स क्लास 12 में सेकंड यूनिट के अंतर्गत चैप्टर 3 में सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ाऊंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने सेलों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताया था। आज सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में बताऊंगा। तो मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी पंक्तियां बना लेते हैं। यानी कुछ सेल पहले क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी पंक्तियां बना लेंगे और फिर इन पंक्तियों को, जितनी भी पंक्तियां हैं उन सभी पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे और इस प्रकार का जो संयोजन बनेगा उसको बोलेंगे हम सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, जैसे मैं एक पहले चित्र बना रहा हूँ उससे आपको समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो सपोज कीजिएगा कि हमारे पास कुछ सेल हैं, तो उनकी हम कुछ पंक्तियां बना ले रहे हैं। जी, मैंने एक पंक्ति बना ली और एक पंक्ति में कितने सेल जोड़े हैं? मैंने देखने में 3 सेल जोड़े हैं, लेकिन 3 नहीं जोड़े हैं, इनको हम n सेल पढ़ेंगे। तो एक पंक्ति में कितने सेल जोड़े हैं? n सेल। दूसरी पंक्ति बना रहा हूं, इसमें भी हमने कितने सेल जोड़े हैं? 3 सेल जोड़े हैं, लेकिन इनको बोलेंगे हम n सेल। तो n बराबर 3 हो जाएगा जी। ठीक है, तीसरी पंक्ति बना रहा हूं, इसमें भी हमने कितने सेल जोड़े हैं? n सेल। ठीक है, तो ऐसे ही हमने n सेल जोड़कर प्रत्येक पंक्ति में, यानी कि हर पंक्ति में n सेल जोड़कर ऐसी हमने कितनी पंक्तियां बनाई हैं? 1 2 3। इन जो पंक्तियों की संख्या है उसको हम मानेंगे m, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 3 ही पंक्ति होंगी। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 और भी हो सकती हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में जो सेल जोड़े हैं उन सेलों की संख्या n और जो कितनी पंक्तियां, इन पंक्तियों की संख्या है m। ठीक है, n और m। देखिए इन सभी पंक्तियों को हम क्या कर देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ये सभी पंक्तियां हमने क्या कर दी, a और b के बीच में जोड़ दी, जे a और जे b। ठीक है, अब जो सभी सेल जोड़ दिए, इन सेल का कुछ उपयोग करेंगे। तो इन सेलों से क्या है, हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी। उस विद्युत धारा को किसी प्रतिरोध अर्थात किसी उपकरण में हम प्रवाहित करेंगे। तो जे मैंने जिस उपकरण में इसको प्रवाहित कर रहा हूं उस उपकरण का प्रतिरोध है कैपिटल R। देखिए इस पंक्ति में प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो जे प्लस, जे माइनस, जे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो जे आप समझ गए होंगे। प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है। सभी सेल समान विद्युत वाहक बल वाले हैं। ठीक, प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है। प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा आएगी, तो इधर से आ रही है, इस पंक्ति में अभी आ रही है और इसमें। यहाँ पर जो बिंदु A पर सभी धाराएं मिलकर I धारा हो जाएगी और वह I धारा R प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होगी और B बिंदु पर आ जाके जे फिर 3 भागों में बट जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि इस संयोजन में पहले कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी पंक्तियां बना लेते हैं और फिर इन पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। सेलों के इस प्रकार के संयोजन को सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, मैं इसी बात को लिख दे रहा हूं। इस संयोजन में पहले कुछ सेलों को
श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी पंक्तियां बना लेते हैं, रो बना लेते हैं, पंक्तियां बना लेते हैं तथा फिर इन पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। सेलों के इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी क्या डेफिनेशन। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम मानेंगे कि कौन से सेल का क्या विद्युत वाहक बल है, क्या आंतरिक प्रतिरोध है। तो माना प्रत्येक सेल, देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये चित्र बनाएंगे और उसके बाद हम डेरिवेशन। ठीक है, तो माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रत्येक पंक्ति में जोड़े गए सेलों की संख्या स्मॉल है। प्रत्येक पंक्ति में कितने सेल जोड़े हैं? n सेल। प्रत्येक पंक्ति में जोड़े गए सेलों की संख्या स्मॉल n तथा समांतर क्रम में जोड़ी गई पंक्तियों की संख्या, जोड़ी गई पंक्तियों की संख्या स्मॉल m है। तब प्रत्येक पंक्ति में कितने सेल जोड़े हैं? n सेल। और ऐसी कितनी पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं? m पंक्तियां। पंक्तियों की संख्या जैसे 1 2 3, 3 नहीं है जी, m पंक्तियां। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? स्मॉल m। तब सेलों की कुल संख्या, पूरे परिपथ में सेलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? mn, वही पंक्ति गुणा स्तंभ। समझ गए ना? जैसे मान लीजिएगा कि एक पंक्ति में हमने जोड़े हैं 4 सेल, तो एक पंक्ति में कितने हो गए? 4 सेल, तो हर पंक्ति में 4 सेल होंगे। और ऐसी हमने 3 पंक्तियां जोड़ दी, तो क्या हो जाएगा? पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी 4 गुणे 3 कितने हो जाएंगे? 12, यानी कि पंक्ति गुणा स्तंभ। तो सेलों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? mn। क्लियर? अब लिखेंगे हम नई लाइन से, प्रत्येक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल बराबर। देखिए, आपने देखा होगा, पहले भी मैंने बताया था और पिछले वीडियो में भी बताया कि जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। प्रतिरोधों में यही होता था। ऐसे ही सेलों में क्या हो जाएगा? E डैश बराबर E प्लस E। यदि 3 सेल जुड़े हैं तो कितना आएगा? 3E। n सेल हैं तो कितना आ जाएगा? NE। यानी कि विद्युत वाहक बल क्या हो जाते हैं? उनका योग हो जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर या विद्युत वाहक बल
जोड़े गए सभी सेलों या प्रतिरोधों के विभवांतर या विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E प्लस ई प्लस ई प्लस ई यानी 3E, लेकिन एक पंक्ति में कितने सेल जुड़े, n सेल, इसलिए कितना आएगा Ne। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, Ne। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बराबर, देखिए ये सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ देते, यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, तो कितना आएगा 3R। लेकिन 3 सेल नहीं जुड़े हैं, कितने सेल जुड़े हैं, n सेल जुड़े हैं, तो कितना आ जाएगा r प्लस r प्लस n पदों तक जाएगा, तो कितना आ जाएगा nr। ठीक है, तो हम ये समझें कि यहाँ पर हर पंक्ति का विद्युत वाहक बल कितना आ गया है Ne, और हर पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध आ गया कितना Nr। यानी ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये इतने सेल न जुड़कर इस पंक्ति में एक ही सेल जुड़ा है, इसका विद्युत वाहक बल हो गया कितना Ne, और इसका आंतरिक प्रतिरोध Nr। ऐसे यहाँ भी कुल विद्युत वाहक बल हो गया उसका Ne और आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे यहाँ भी कुल विद्युत वाहक बल आ गया Ne और आंतरिक प्रतिरोध आ गया Nr। क्लियर। अब देखिए ये सभी पंक्तियां कैसे क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट समांतर क्रम में जुड़ता है तो उनके सिरों का विद्युत वाहक बल या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। तो ये सभी पंक्तियां A और B के बीच में जुड़ी हैं, ठीक है, और A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इसलिए इनके सिरों का विद्युत वाहक बल उभयनिष्ठ होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लेंगे ऐसे करके, एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल Ne आ रहा है तो हर पंक्ति का उतना ही होगा और पूरे परिपथ का भी उतना ही होगा। ठीक है, समांतर क्रम में जब कोई भी एपरेटस जुड़ता है तो उनके सिरों का विद्युत वाहक बल या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। तो A और B के बीच का विभवांतर कितना आ जाएगा, Ne। ठीक है, चाहे तो इस वाली पंक्ति के सिरों का लेंगे तब भी Ne, इस पंक्ति के सिरों का लेंगे तब भी Ne आएगा, और इस पंक्ति के सिरों का भी Ne आएगा, यानी कि उभय। हम आगे लिखेंगे चूंकि सभी पंक्तियां A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल उभयनिष्ठ अर्थात Ne होगा। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल Ne होगा, यानी उभयनिष्ठ होगा। सभी पंक्तियां A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर Ne या Ne होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये तो आ गई विद्युत वाहक बल वाली बात। आगे लिखेंगे इसी प्रकार जब सभी पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं जे, तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी कैसे क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे इसलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल, देखिए सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको हम मान ले रहे हैं 1/R डैश बराबर
1/R1, तो R1 की जगह NR, प्लस 1/R2 इसकी जगह भी NR, प्लस 1/R3 तो इसकी जगह भी NR। लेकिन ये 3 पंक्तियां नहीं है, कितनी पंक्ति है? M पंक्ति, तो ये कहाँ तक जाएगा? M पदों तक। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/R' बराबर, देखिए यदि 3 सेल होते तो क्या आ जाता? NR तो LCM आ जाता, क्या होता? 1 + 1 + 1, यानी कि 3/NR आ जाता है। लेकिन M पंक्तियां नहीं है, सॉरी 3 पंक्तियां नहीं है, M पंक्तियां हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? M/NR। उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा R' बराबर NR/M। ठीक है, तो जितने भी जो सेल जुड़े थे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया J। ठीक है, कोई दिक्कत? सभी सेलों के अंदर का प्रतिरोध J आ गया। अब पूरे परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा है, कैपिटल R, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो आगे लिखेंगे यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध, सॉरी यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य प्रतिरोध और प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध। R' की वैल्यू रख दें तो R प्लस इसकी वैल्यू आई थी NR/M, चाहो तो यहाँ लिख देना, क्योंकि R' का मान रखने पर। ठीक है, लिख देना आप पूरा। इसको सॉल्व करूंगा तो M तो LCM आ जाएगा, तो ये आ जाएगा MR + NR। ये पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुल प्रतिरोध आ गया पूरे परिपथ का, और पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल भी आ गया, तो परिपथ से बहने वाली धारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे इसलिए परिपथ में बहने वाली धारा, इसलिए परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर, ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो ये सब चीजें हम रख दें यहाँ पर वैल्यू। देखिए इधर कर रहा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना? NE आया था ना, और कुल प्रतिरोध कितना आया? MR + NR और बटे M। बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा MNE बटे MR + के NR। ठीक है, तो यही परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। ठीक है, यही परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से एक स्थिति और आती है कि परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए हम यहां से हेडिंग बना लें, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए, यानी परिपथ में क्या अधिक से अधिक धारा प्रवाहित हो, तो वो कब होगी? तो देखिए I का मान अधिक से अधिक प्राप्त हो, तो I का मान इन सब के ऊपर डिपेंड है, तो I का मान अधिकतम होने के लिए M का मान अधिकतम होना चाहिए। इसका मतलब है कि परिपथ में जोड़ी गई पंक्तियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दूसरा, N का मान अधिक होना चाहिए, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में जोड़े गए सेलों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। E का मान अधिक होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि इनके मान अधिकतम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी? या इन सब चीज़ों के मान न्यूनतम होने चाहिए, यानी कि इसका मान, नीचे वाली जो राशि है इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, तब I का मान अधिकतम होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर
आई के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए जे वाला एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, आई के अधिकतम मान के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, मतलब कम से कम होना चाहिए। अब कम से कम इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट तो हम बोलेंगे नहीं कि इसका मान 0 हो, तो हमको देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि एम आर प्लस एन आर को हम कुछ इस टाइप से लिख लें, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आप अंडर रूट एम आर माइनस के अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर और प्लस के 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर करेंगे तो एम आर आएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो एन आर आएगा, माइनस के 2a, ए की जगह एम आर, इसकी जगह एन आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यही बच जाएगा। समझ गए ना, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मान अधिकतम हो, सॉरी इसका मान न्यूनतम हो, तो जे किस पे डिपेंड है, इन पर डिपेंड है, तो इसका मान न्यूनतम होने के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जे किसके ऊपर डिपेंड है, जे इसके ऊपर डिपेंड है, तो मैं लिख रहा हूं चूंकि एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए अंडर रूट एम आर माइनस के अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, देखिए इसका न्यूनतम मान 0 तो हो नहीं सकता है, 0 से कम तो जो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे मतलब कुछ भी होगा इसके अंदर, यदि ये वैल्यू माइनस की होगी तो वर्ग होने से प्लस की हो जाएगी, तो इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात अंडर रूट एम आर और माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर बराबर 0। कम से कम इतना मान ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते। वर्गमूल ले लें इसका तो क्या बचेगा, एम आर माइनस के अंडर रूट एन आर बराबर 0। ये मैंने वर्गमूल ले लिया। अब इस एन आर को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए जी यहाँ पर हमने वर्गमूल लिया था, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एम आर बराबर एन आर, इसका वर्ग कर दें, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो एम आर बराबर एन आर। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी परिपथ में अधिकतम धारा के लिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या आर बराबर एन आर बटे एम। ठीक है, चलिए अब जे वैल्यू या तो एम आर की जगह हम एन आर लिख दें या एन आर की जगह एम आर लिख सकते हैं। जे वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें, जो हमारा आई का मेन मान आया था। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, इसलिए परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा, बहने वाली अधिकतम धारा, अधिकतम धारा, इसको आई मैक्सिमम बराबर लिख रहा हूं। अधिकतम धारा वो समीकरण आया था हमारा आई बराबर, यहां क्या था, एम एन ई बटे नीचे क्या था, एम आर प्लस एन आर। तो एम आर की जगह एन आर लिख दें या एन आर की जगह एम आर लिख दें, तो एम आर जैसे का जैसा
और NR की जगह मैंने MR लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, I मैक्सिमम बराबर जे हो जाएगा 2MR, M से M, तो I मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, NE/2R। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो जे बन गया। दूसरा फॉर्मूला भी हम बना सकते थे यहीं पर। देखिए यहीं पर मैं इसको और सॉल्व करूं, हमने NR की जगह MR लिख दिया था। यदि हम ऐसा नहीं लिखते तो देखिए जो ऊपर जैसे का जैसा, हम MR की जगह NR लिख दें तो जो हो जाएगा NR और प्लस NR, क्या हो जाएगा MNE/2NR। अब यहाँ N से N कट जाएगा तो क्या बचेगा, ME/2R। तो ये दोनों ही अधिकतम धारा के लिए सूत्र है। ठीक है, तो परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा के लिए व्यंजक है, और इसकी कंडीशन वही है कि परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित तभी होगी जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो देखिए जो सवाल है हमारा, 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई गई है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस बैटरी को 57.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो बैटरी से ली गई धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें सेलों की संख्या दी है, यानी दिया है n बराबर 5। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल दिया है E बराबर 1.2 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध दिया है R बराबर 0.5 ओम। इस बैटरी को 57.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यानी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर दिया है 57.5 ओम। बैटरी से ली गई धारा की गणना कीजिए, यानी I बराबर क्वेश्चन। अब देखिए जिन 5 सेलों को कैसे क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सूत्र I बराबर क्या होता है, NE/R प्लस NR मान रख दें। तो देखिए I बराबर N की वैल्यू 5, E की वैल्यू 1.2, R की वैल्यू 57.5 प्लस 5 इंटू 0.5। देखिए I बराबर आ जाएगा 12/60 यानी 6.0 बटे 57.5 प्लस ये 25 हो जाएगा, 1:10 तो 2.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो I बराबर आ जाएगा 6.0 बटे 60, यानी कि 1/10। भाग देंगे तो I बराबर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। यानी कि उन सेलों से अर्थात उस बैटरी से 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा ली जाएगी या प्रवाहित होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ये हमारा सवाल है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई गई है, जिससे 1.5 ओम बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा की गणना कीजिए। देखिए हमें क्या दिया है, इसमें दिया है सबसे पहले दिया 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी कि E बराबर दिया है 1.5 वोल्ट तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध दिया है कितना, 2 ओम। आंतरिक प्रतिरोध वाले 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर सेलों की संख्या दी है M बराबर मानते हैं हम इसको, M बराबर 4। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या N और समांतर क्रम में जोड़ी गई पंक्तियों की संख्या को हम M मानते हैं।
तो m बराबर कितना दिया 4, जिससे 1.5 ओम बाह्य प्रतिरोध यानी बाहरी प्रतिरोध दिया है, R बराबर 1.5 ओम धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा की गणना कीजिए, यानी I बराबर क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला होता है I बराबर ME/MR प्लस स्मॉल r। इसमें मान रख दीजिएगा, मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, I बराबर m की वैल्यू 4, E की वैल्यू 1.5 बटे 4 इंटू R की वैल्यू 1.5 और प्लस स्मॉल r की वैल्यू 2। देखिए मैं यहीं पर सॉल्व करूं, ऊपर कितना हो जाएगा 6.0, नीचे ये भी 6.0 प्लस 2, I बराबर 6/8 या I बराबर भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 8 7 56, 7 बार जाएगा 56, बचेगा कितना 4, 8 5 40, तो ये आ जाएगा, दशमलव से पहले 0 लगा दे तो ये आ जाएगा 0.75 एम्पियर, यानी उस परिपथ से अर्थात उन सेलों से इतनी विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होगी। देखिए ये हमारा सवाल है कि 36 सेलों को, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.0 ओम है, किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि बाह्य प्रतिरोध 4.0 ओम से अधिकतम धारा प्राप्त की जा सके। अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है कि इसको कौन से क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए या मिश्रित क्रम में। सेलों की संख्या दे दी है कि सेल हमारे 36 हैं, तो हम समझते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या मान लेते हैं और समांतर क्रम में जोड़ी गई पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं। अब इन दोनों का यदि मान ज्ञात हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, माना प्रत्येक पंक्ति में जोड़े गए सेलों की संख्या स्मॉल m तथा समांतर क्रम में जोड़ी गई पंक्तियों की संख्या स्मॉल m है, तब नई लाइन से सेलों की कुल संख्या क्या होती है, mn पंक्ति गुणा स्तंभ। तो सेलों की कुल संख्या mn बराबर 36, समीकरण नंबर 1। सेलों की कुल संख्या कितनी होगी mn, और mn का मान दिया हमें 36। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें जो कुछ चीजें दी है उनको लिख ले रहे हैं। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। देखिए लिखेंगे हम दिया है, अब लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ये तो हो गया सेलों की संख्या। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल यानी E बराबर 1.2 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद दिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 1 ओम, 1.0 यानी 1 ओम। किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि बाह्य प्रतिरोध दिया R बराबर 4.0 यानी कि 4 ओम में अधिकतम, ताकि बाह्य प्रतिरोध 4 ओम से अधिकतम धारा, ये धारा लिखा है, धारा प्राप्त की जा सके। ठीक है, अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें I मैक्सिमम या I का मान हमें ज्ञात करना। I मैक्सिमम बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना सब कुछ हमें दिया है। ठीक है,
तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अधिकतम धारा की अभी कंडीशन आई थी, हमारा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था, वो मैं लिख रहा हूं। अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए जो कंडीशन आई थी एम आर बराबर एन आर, वैल्यू रख दें हम। देखिए कैपिटल आर की वैल्यू दी है एम, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी है 4 बराबर एन स्मॉल आर की वैल्यू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 4m बराबर n, ठीक है। या यहाँ से मैं चाहूँ तो n बराबर निकाल सकता हूँ 4m। ये समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो जो n का मान आया है 4m, इसको हम समीकरण 1 में रख दें। ये मान समीकरण 1 में रखना, मैं इधर कर रहा हूं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है m, n की जगह लिख दिया 4m और बराबर 36। कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर बराबर 36, या यहाँ से m स्क्वायर बराबर भाग दे देंगे तो 9, या m बराबर वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। जे m का मान हम समीकरण 2 में रख दें तो n का आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू रख दूं, तो देखिए इसके आगे लिखूंगा मैं m का मान समीकरण, m का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या आ जाएगा n बराबर 4 और m की वैल्यू कितनी आई है 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए हमने क्या माना था कि माना प्रत्येक पंक्ति में जोड़े गए सेलों की संख्या कितनी है n, तो प्रत्येक पंक्ति में जोड़े गए सेलों की संख्या n मानी थी और समांतर क्रम में जोड़ी गई पंक्तियों की संख्या m मानी थी। अब n बराबर आ गया 12, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने सेल जोड़े गए हैं 12 सेल। m क्या माना था पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी आई है 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 12 सेलों की 3 पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़नी होंगी, ठीक है। तो आधा तो आंसर हमारा यही हो गया। उन्होंने बोला कि किस प्रकार जोड़ा जाए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात अर्थात 12 सेलों 12 सेलों की 3 पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़नी होंगी, क्रम में जोड़नी होंगी, ठीक है। अब लिखेंगे अधिकतम धारा, इसलिए परिपथ में अधिकतम धारा I मैक्सिमम बराबर, ये फॉर्मूला आया था, क्या था 2 फॉर्मूले आए थे, उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं कोई भी एक लिख दे रहा हूं ME/R, ठीक है। या दूसरा भी था वो हो जाता NE/2 कैपिटल R, मैं मान रख दे रहा हूं। तो I मैक्सिमम बराबर आ जाएगा M की वैल्यू 3, E की वैल्यू कितनी है 1.2/2, R की वैल्यू 1, गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 3.6 और बटे 2। तो I मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 1.8 एम्पियर, समझ गए ना। तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी 36 सेलों से 1.8 एम्पियर की विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होगी।